Dear students, welcome again to Concept Chemistry. Today we will discuss different topics of chemical equilibrium of class 11th. In this video we will discuss chemical equilibrium, law of mass action, law of chemical equilibrium and characteristic of equilibrium constant. Chemical equilibrium जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. केमिकल इक्विलिब्रियम में द रिएक्टेंट्स चेंजेस टू प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स यानी द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर एंड फाइनली चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस दैट आर प्रोडक्ट्स. तो इनिशियल लेवल पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं. तो इनिशियली रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड स्लोली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. तो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि शुरू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है. जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनना शुरू होती है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू होता है. एंड आफ्टर सम टाइम ए पॉइंट इज रीच्ड वेयर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल. सपोज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स सेम, इक्वल हो जाती है. तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ कंसिडर ए रिएक्शन A plus B gives C plus D. A plus B रिएक्ट करता है तो C plus D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. तो अगर रिएक्शन A plus B से C plus D की तरफ मूव कर रही है तो इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज सैचुरेटेड, द प्रोडक्ट चेंजेस टू रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में बदलना शुरू हो जाता है. द रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन. यानी बैकवर्ड रिएक्शन के केस में C और D ये हमारा रिएक्टेंट हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में A और B हमारा रिएक्टेंट है. देखिए A एंड B कोलाइड टुगेदर, आपस में कोलाइड करते हैं. कैसा कोलिजन होता है इनके बीच में? इफेक्टिव कोलिजन्स. इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब इनके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो नया प्रोडक्ट भी बनेगा C एंड D. A and B effectively collides to form C and D. The reaction move in forward direction. Reaction is called forward reaction. Similarly, C and D इनके बीच में जब इफेक्टिव कोलिजन्स होता है तो A और B का फॉर्मेशन होता है. तो ऐसे केस में C और D रिएक्टेंट की तरह से बिहेव करता है. A प्लस B यानी रिएक्शन, अगर हम पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन. एक ग्राफ से देखिए, ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं. तो इनिशियली देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. आफ्टर सम टाइम ए स्टेट कम्स व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम सिमिलर. ये देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वैल्यू, बैकवर्ड रिएक्शन की ये वैल्यू. अब ये पॉइंट क्या है? यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर? यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन की वह अवस्था है, वह स्टेट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है. बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था,
कि केमिकल रिएक्शन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है बल्कि दोनों डायरेक्शन में सेम पेस से होती रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके? देखिए, इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स जो रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में होती हैं। एंड क्लोज्ड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम को हम क्लोज सिस्टम में ही ऑब्टेन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एंड मेजरेबल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ये सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। चेंजेस तो होते रहते हैं बट इनका रेट दोनों डायरेक्शन में सेम होता है, इसलिए चेंज अपीयर नहीं होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से हो सकता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ से भी। रेट ऑफ रिएक्शन, that is rate of forward and rate of backward becomes constant. In chemical equilibrium state, delta G value becomes 0 and gives free energy value becomes 0. 0 means no work is done, यानी सिस्टम द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है। See one example of Haber process. हैबर प्रोसेस का एग्जांपल देते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू गिव अमोनिया। इट इज़ ए कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन विच इज़ नोन एज हैबर प्रोसेस। अब जैसे ग्राफ से हम देखते हैं, इस हैबर प्रोसेस के ग्राफ को अगर देखें, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज consumed. Formation of NH3 molecules, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंज्यूम होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, बट जैसे जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन घटती है, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है। आफ्टर सम टाइम ए स्टेट इज अचीव्ड when the concentration of hydrogen, nitrogen and ammonia becomes constant, there is no change. The state is known as chemical equilibrium. Okay, now see the second example. H2 plus I2 gives 2HI. हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फॉर बोथ रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, सी द फर्स्ट केस हेयर H2 and I2 is consumed and HI is formed. सिमिलरली अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन HI से H2 और I2 की तरफ होगा, यानी HI is consumed and H2 and I2 is formed, I2 are formed. A state comes when the rate of forward and backward reaction become equal and this stage is called equilibrium, chemical equilibrium. Okay, इक्विलिब्रियम यानी वह स्टेट जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज अपीयर नहीं होता है, बाकी चेंज तो दोनों डायरेक्शन में सेम पेज से होता रहता है, क्योंकि ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेज में अगर उसके कंसंट्रेशन में, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की, अगर कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। प्रेशर को चेंज करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, यानी इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू शुड नॉट बी 0। प्रेशर के केस में अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम इवन आफ्टर प्रेशर इज चेंज्ड. नाउ चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0. अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 नहीं है तो वॉल्यूम में चेंज करने से इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है. इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कांस्टेंट प्रेशर पर व्हेन डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0 इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में भी केमिकल इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है. यानी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इनर्ट गैस को घटाने या बढ़ाने पर या इंट्रोड्यूस करने पर केमिकल इक्विलिब्रियम भी प्रभावित होता है. नाउ नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. अगर हम इसमें किसी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में कैटलिस्ट को अप्लाई करते हैं तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज इट चेंजेस ओनली रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, सो कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम. इसलिए ये इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है. नाउ सी द नोट. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आती है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है. नाउ सी द टर्म एक्टिव मास हेयर. एक्टिव मास, mass of substance actively taking part in chemical reaction and expressed in big bracket. इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. एक्टिव मास ऑफ सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन के केस में हम एक्टिव मास लेते हैं तो उसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन के टर्म में. और कंसंट्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मोल पर लीटर. कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. तो एक्टिव मास इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर. एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड. रिमेंबर दिस पॉइंट. एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज 1 यूनिटी. यानी सॉलिड के केस में एक्टिव मास या चेंज इन कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माना जाता है, यूनिटी माना जाता है. एक्टिव मास ऑफ ए गैस ऑफ एनी अमाउंट एट STP इज ऑलवेज 1/22.4. एक एग्जाम्पल देखते हैं. 12.8 ग्राम ऑफ HI is present in 250 ml aqueous solution. The active mass of HI क्या होगा? 12.8 ग्राम HI 200 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है. तो HI का एक्टिव मास क्या होगा? तो वी नो एक्टिव मास दैट इज कंसंट्रेशन मोल पर लीटर. आपको वेट दिया हुआ है 12.8 ग्राम. इस वेट को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए. तो मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी 12.8 अपॉन 128 इंटू 1000. और वॉल्यूम दिया है 250 ml, यानी ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से सॉरी डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 और 250 नीचे. सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 0.4 मोल पर लीटर. सो द एक्टिव मास ऑफ HI or the concentration of HI is here 0.4 mole per liter. Now see the law of mass action, one of the important law of mass action, LMA, given by Goldberg and Waage. क्या कहा था इन्होंने कि at constant temperature पर rate of a chemical reaction is directly proportional to active mass, that is concentration of reactants only. Focus this term, reactants only. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है.
directly proportional to concentration of reactants only. A plus B gives product, फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन. सपोज सी प्लस डी गिव्स प्रोडक्ट यानी बैकवर्ड रिएक्शन. तो इस बैकवर्ड रिएक्शन के केस में सी प्लस डी किस तरह से बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह से. तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी. On basis of molecular collision theory, at constant temperature, a rate of reaction directly proportional to number of collisions between reactant molecules per unit volume, that is moles per unit volume, यानी molar concentration. मॉलिकुलर कोलिजन थ्योरी के बेस पर अगर हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द चैप्टर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सी फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन A plus B gives C plus D. A plus B changes to C plus D, it is forward reaction. According to law of mass action, rate directly proportional to concentration of A and B, product of concentration of A and B. Proportionality का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट Kf का यूज़ करते हैं, यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली C plus D gives A plus B, बैकवर्ड रिएक्शन. तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के बी. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब आर एफ की जगह पे हम के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी लगा सकते हैं, और आर बी की जगह पे के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी लगा सकते हैं. के बी को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, और कंसंट्रेशन की टर्म्स को इस साइड ले जाइए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB. Now Kf upon Kb, Kf upon Kb, ratio of constant of forward, proportionality constant of forward reaction and backward reaction is replaced by the term Kc, where K is constant here and C represents concentration, and Kc is considered as equilibrium constant. So the equilibrium constant is equal to product of concentration of products to the product of concentration of reactants, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. नाउ फॉर ए रिएक्शन A B gives CC and DD, where A B C and D और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है. तो इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में जब हम इसे अप्लाई करते हैं, तो के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन ए एंड बी, एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे. Equilibrium constant is the ratio of product of concentration of products यानी CD to the product of concentration of reactants यानी AB, where stoichiometric coefficient, constant नहीं होगा यहाँ, coefficient होगा. stoichiometric coefficient या numerical value is raised to the power of concentration term. Characteristic of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से कैरेक्टर हैं. सी द फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे इसको. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा. फिलहाल अभी इस वीडियो में आप लॉज को समझ लीजिए. के सी डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, के सी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता. के सी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about the rate of reaction.
Equilibrium constant is applicable at equilibrium state only. Kc is independent of initial concentration of reactant and product. Important point है, equilibrium constant इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है. Kc इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. Kc टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. नाउ Kc फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 1/Kc फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर कंपेयर करते हैं तो Kc ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 1/इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. इसी इक्वेशन को अगर हम गैसियस रिएक्शंस में कंसिडर करते हैं, फॉर गैसियस रिएक्शन कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज Kp. तो Kc की जगह पे हम Kp को अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, partial pressure of A and partial pressure of B, where C, D, A and B are stoichiometric coefficient. Relation between Kc and Kp. Equilibrium constant in terms of concentration and equilibrium constant in terms of partial pressure के बीच में रिलेशन को डेवलप करते हैं. Since we know for a gaseous reaction इक्वेशन वही रहेगी, A plus B gives C plus D. PV equals to nRT. P equals to n upon VRT. N upon V is here active mass or concentration मोल पर लीटर. अब हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की बात करें अगर सभी गैसों के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू CART, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू CBRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल्स टू CCRT and similarly CDRT. Substituting values of partial pressure in gaseous equation. इन वैल्यूज़ को गैसियस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है Kp इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, RT टू द पावर C, D टू द पावर D, RT टू द पावर D. सिमिलरली A टू द पावर A, RT टू द पावर A, B टू द पावर B एंड RT टू द पावर B. नाउ कंसनट्रेशन टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं. दिस इक्वल्स टू C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B. ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है, दिस इक्वल्स टू Kc, क्योंकि पीछे हमने देखा था Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अप टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ RT to the power C plus D, RT to the power A plus B. So here Kp equals to Kc RT to the power delta n. This is our relationship between Kp and Kc. Now Kc equals to 1 upon Kc equals to Kp upon RT to the power delta n. Kp और Kc में इस रिलेशन से हम Kp और Kc की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं. डेल्टा n is here number of moles of product minus number of moles of reactants. Delta n, this equals to C plus D in a number of moles of product minus A plus B number of moles of reactants. Now see the three conditions. Well, delta n equals to 0. अगर delta n की वैल्यू 0 है तो RT की वैल्यू भी 1 हो जाएगी पूरी, यानी दिस इक्वल्स टू Kp इक्वल्स टू Kc. Kp की वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगी. एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. इस केस में डेल्टा n इक्वल्स टू 0. कितना है? 0. इसी तरह से सेकंड केस देखिए, अगर डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. द Kp विल बी ग्रेटर देन Kc. Kp की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी. एग्जाम्पल देखिए, PCl5, PCl3, Cl2. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स में 2 है और रिएक्टेंट्स में 1 है, तो 2 - 1 यानी डेल्टा n इक्वल्स टू 1. नाउ थर्ड केस, डेल्टा n इज़ निगेटिव. अगर डेल्टा n की वैल्यू निगेटिव है तो Kp विल बी लेस देन Kc.
एग्जाम्पल देखिए, हैबर प्रोसेस N2+3S2 gives 2NS3. Number of moles of product that is 2 minus 4, this equals to -2. तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ रही, और डेल्टा एन की वैल्यू -2 होगी तो के पी विल बी लेस देन के सी, के पी की वैल्यू के सी से कम आएगी। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं के पी एंड के सी में। के पी और के सी के रिलेशन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।